Hello and welcome. You're watching Nothing But the Truth. BJP President Amit Shah repeatedly boasted that the NDA would get a two-thirds majority in Bihar, but it ended up with less than 25% of the seats. So far, neither the BJP nor its allies have agreed to give interviews on this embarrassing outcome, why it happened, and its implications for the government and their alliance. But today, the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has agreed to break this 13-day silence. So joining me from Patna is Ram Vilas Paswan. Ram Vilas ji, Amit Shah बार-बार कह चुके कि एनडीए 2/3 बहुमत जीतेगी। असलियत है कि अंत में आपको 58 सीटें मिली और वो 1/3 भी नहीं है, और ये तो सच है कि ये तो 1/4 भी नहीं है। Would you accept this was an embarrassing result? नहीं, स्वाभाविक है कि जो रिजल्ट है वो हमारे अनुकूल नहीं आया है, और जो चुनाव में हम लोग दौरा कर रहे थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बिहार में दौरा किया और अमित शाह जी ने जिस तरीके के स्ट्रेटेजी बनाया और फिर मेहनत भी किया, वो जाते थे, रात में रुक जाते थे, जिला में रुक जाते थे सब लोगों से, तो हम सब लोगों को उम्मीद थी कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, नीतीश कुमार भी लोकसभा के चुनाव में सोच रहे थे कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, लेकिन 40 पे केवल 2 ही सीट आया। तो कभी कभी ऐसा होता है, और लेकिन जनता का जो वर्डिक्ट है हम उसको स्वीकार करते हैं। ये सिर्फ कभी कभी की बात नहीं है। अगर आप एनडीए के नतीजे गौर से देखें तो असलियत ये है that the allies let down the BJP. The allies together contested 86 seats. आप सिर्फ 5 जीते, which is 5.8%. The BJP contested 157 seats. वोट को वो 53 जीते, which is 33%. So clearly the allies let down the BJP. देखिए, आप यदि आप देखेंगे तो जो वोट का जो वोट है लोकसभा के चुनाव में भी आप देखेंगे तो कांग्रेस, जनता दल यू और आरजेडी तीनों मिलाकर के 1,59,00,000 वोट पाए थे। इस बार भी 1,59,00,000 वोट पाए। ये बात सही है कि हम लोग जो 1,40,00,000 पाए थे वो उसमें से कटौती हुई और 1,30,00,000 वोट पाए, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने अफसर का सेटिंग किया। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि बहुत सारी जातियां थी, जो जातियां पिछड़ी जाति में थी उसको इन्होंने अति पिछड़ी जाति में शामिल किया, जो अति पिछड़ी जाति में थे उसको इन्होंने दलित में, आदिवासी में शामिल किया, लास्ट में मल्लाह और 7 जातियों को ट्राइबल में शामिल करने का काम किया, और वो वोट का परसेंटेज इनको बढ़ा। रामविलास जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके वोटों में इतना कुछ अंतर नहीं आया, वो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन सीटों में देखिए कितना अंतर आया है। लोकसभा के नतीजों के मुताबिक वो तो होता है। नहीं, मुझे खत्म करने दीजिएगा। लोकसभा की सीटों के मुताबिक आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 36 सीटें मिलनी थी, और मिली कितनी? 2। देखिए, यदि आप देखेंगे, हमारे वोट को देखेंगे, कोचाई कोट में आप यदि देखें जहां से काली पांडे हमारे उम्मीदवार थे, हमको 69,000 वोट मिला और हम 2-3 हजार वोट से हार गए। उसी तरीके से ठाकुरगंज में जहां से अशोक अग्रवाल थे, गोपाल अग्रवाल, वहां 68,000 वोट मिला, हम थोड़े वोट से हार गए। तो अब वो तो स्वाभाविक है, 1% 2% वोट इधर उधर होता है तो सीट में कमी आ जाती है। यदि आपका एरिया, एक ही एरिया में वोट ज्यादा है और वो आपका एरिया है तो स्वाभाविक है सीट बढ़ जाती है। लेकिन ये जो हम इस मामले में हम ये मान करके चलते हैं कि बार बार जो कहा जाता है कि जिम्मेवारी थोपी जाती है 1-2 नेताओं के ऊपर में, ये जिम्मेवारी 1-2 नेताओं की नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेवारी है। लोकसभा के चुनाव में जीते सब लोग जीते, असेंबली के चुनाव में हारे सब लोग हारे, कौन कितना वोट से हारे, कौन ज्यादा वोट से हारे वो मामला नहीं है। रिजल्ट आ गया है, माफ करिएगा, ये तो बहाना है। माफ करिएगा, ये तो बहाना आप बना रहे हैं। देखिए,
मैं मानता हूं कि काफी जगह आप 2-3 हजारों वोटों से ही हारे होंगे, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आप 42 सीटें लड़ रहे थे जिनमें से आप सिर्फ 2 जीते और आपका परसेंटेज 5 तक भी नहीं पहुंचा। आप 5% से भी कम सीट जीते हैं। नहीं, 5% सीट नहीं, 5% जो वोट हमारा है, वोट परसेंट 4.80% क्या कहते हैं कि वोट क्या कहते हैं कि है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मैं तो उसको स्वीकार करता हूं, हार हार होती है। चाहे आप एक वोट से, हमारा गीता पांडे जो है तरारी में, वो 126 या 128 वोट से हार गई, तो हार होता है। तो अगर आप हार स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी स्वीकार करिएगा कि ये हार जो हुई है अभी, ये एम्बैरेसिंग थी। मैं ये सुनना चाहता हूं कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये सिर्फ हार नहीं है, ये एम्बैरेसिंग हार थी। देखिए, ये उसी तरीके की हार है जिस तरीके का हार जो है नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस को लोकसभा में हुआ था। और ये हार अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये बाढ़ का पानी है। गंगा में बाढ़ का पानी आता है तो 3 महीना में साफ हो जाता है। ये 3 महीना गंगा में जब बाढ़ का पानी आता है तो लोग डूब भी जाते हैं, ये ना भूलिए। गंगा की बाढ़ के पानी के नतीजे लोग डूब जाते हैं। और इस चुनाव में एनडीए डूब गई और एलजेपी आपकी पार्टी डूब गई, ये मैं कह रहा हूं। कोई डूबा, देखिए कोई डूबा नहीं है, हम सब लोग तैरने वाले लोग हैं। कितना भी पानी आएगा तैर के निकल जाएंगे। 2009 के चुनाव में भी लोगों ने यही कहा था कि एलजेपी खत्म हो गई, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, और जीते 7 में से 6 जीते। इसलिए ये थोड़े दिन का मामला है और आप तो रहेंगे ही, हमारे मित्र हैं, हम भी रहेंगे। 6 महीना के बाद फिर आपके जो है आकर के इसी चैनल पर जो है सब बात करेंगे। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात मानूं कि आप ठहरेंगे और ये सिर्फ थोड़े दिन का मामला है, तो मुझे ये फिर बताइएगा कि इतनी बुरी हार हुई क्यों। और मैं उसके बारे आपको अब 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल यह है, विल यू एक्सेप्ट दैट मोहन भागवत जी के जो टिप्पणी थी कि आरक्षण का रिव्यू किया जाए और जो दादरी में हादसा हुआ था, इन दोनों चीजों का बड़ा एडवर्स नतीजा एनडीए पे हुआ और ये आपके हारने का एक कारण है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि भागवत जी का एक अपनी उनका स्वतंत्र संस्था है, आरएसएस है, वो क्या कहते हैं। नहीं, बिहार जो है बहुत ही पॉलिटिकलाइज जगह है और बिहार में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि दूसरे राज्यों में विकास का मुद्दा ऊपर रहता है, जात का मुद्दा नीचे रहता है। बिहार में जात का मुद्दा ऊपर रहता है, विकास का मुद्दा पीछे रहता है। और इसको फिर जो है क्या कहते हैं कि बिहार ने साबित करने का काम किया है। और आप जो बार बार कहते हैं कि एनडीए की हार है, मैं इसको एनडीए की हार नहीं मानता हूं। ये बिहार की जनता की हार है और बिहार के विकास की हार है। जहां तक सवाल है दादरी का मामला है, दादरी का मामला उत्तर प्रदेश में था, जिम्मेवारी किसी की थी तो मुलायम सिंह यादव की थी। इन लोगों ने जबरदस्ती उस मामले को खींच करके बिहार में लाने का काम किया और मुसलमान को बरगलाने का काम किया। भागवत जी के बयान को खींच करके ला करके जो है, तो माफ करिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, दलित महादलित थे, मैं उनको आपको बरगलाने का इंटरप्ट कर रहा काम हूं, किया। माफी मांग के। लेकिन मुझे ये सच में एक बार फिर से बताएं, आप वाकई समझते हैं कि भागवत जी के बयान का कोई असर नहीं पड़ा आपके नतीजों पे? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा? ये आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप आरएसएस के खिलाफ बोल नहीं सकते? नहीं, मैंने देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी ने शुरू में जो आकलन किया था उसमें हमने जरूर कहा था कि हमने जो कि उनके बयान का क्या कहते हैं तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था और उसका असर पड़ा। लेकिन अभी जो लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं और अभी फिर 28 तारीख को हमारी पार्टी की बैठक है और जो उच्च स्तरीय बैठक और जो जितने हमारे उम्मीदवार हैं उनसे जो हमने बातचीत किया है, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है जो अति पिछड़ी जाति का वोट और पिछड़ी जाति का वोट में जो टूटन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने कुछ जातियों को पिछड़ी जाति से अति पिछड़ी जाति में किया और बहुत सारी जातियों को अति पिछड़ी जाति से दलित और आदिवासी में ट्रांसफर किया। उसके कारण से वो वोट हमसे खिसका। चलिए, उसी पे हम बात करते हैं। आप कह रहे हैं आप हारे क्योंकि दलित वोट, महादलित वोट, पिछड़े वोट आपके पास नहीं आए, वो नीतीश जी और लालू जी के तरफ गए।
लेकिन आपको याद है कि बेटिया में पहले और बक्सर में कुछ मुझे सवाल तो पूछने दीजिएगा, मुझे सवाल पूछने दीजिएगा, मैं सवाल पूछूं फिर आप जवाब दें। आप भूल गए कि पहले बेटिया में और फिर बक्सर में प्रधानमंत्री जी ने बड़े गौर से कहा था कि नीतीश जी और लालू जी आरक्षण की चोरी, और याद रखिए उनका लफ्ज चोरी था, चोरी करने का उनका इरादा है। उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू और आरजेडी जीत जाए तो ओबीसी, दलित और महादलित के आरक्षण के कोटे में से 5% की चोरी की जाएगी, और वो भी किसी अननेम्ड रिलीजियस कम्युनिटी को देने के लिए। और सबको पता था कि उनका ध्यान था मुसलमानों पे। प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटावा आ जाए, और वो सक्सीड नहीं करे। आई पुट इट टू यू, दिस इज, यू ट्राइड एवरीथिंग to get the Dalits and Mahadalits scared, and you failed. Your strategy was the wrong one. No, I can't say that, and I don't think that my strategy was wrong. जो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का वोट था, जो पासवान का वोट था, वो 100 में 100% इंटैक्ट रहा। किसी भी लोगों से जाकर के पूछिएगा, और चाहे एनडीए के किसी घटक से रहा। जहां तक जो दलित महादलित का वोट का सवाल था, महादलित का वोट उनको पहले भी क्या कहते हैं कि मिलता रहा है, और इस बार भी क्या कहते हैं कि उनको मिला। और उसमें से जो हमने कहा कि कुछ जातियों को उन्होंने जो है पिछड़ा से अति पिछड़ा, अति पिछड़ा से दलित, दलित से महादलित, महादलित से क्या कहते हैं ये ट्राइबल, इसमें जो कन्वर्ट करने का कोशिश किया, उनको थोड़ा सा उनको लाभ क्या मिला। लेकिन मुझे ये बताइएगा, यू आर अ वेरी सेक्युलर मैन। I remember in 2003 you resigned from Atal Bihari Vajpayee's government because of Gujarat. मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछना चाहूंगा। Do you believe it was right for the Prime Minister to say that RJD, JDU was stealing reservations from OBCs, Dalits and Mahadalits to give to an unnamed religious community, and everyone knows he had Muslims? Was it right to try and divide Hindus and Muslims in this way because he would gain or the NDA would gain? इसका मुझे जवाब दीजिए। Was that the right thing to do? देखिए, दो चीज आपने पूछा सेकुलर के मामले में। मैं कल भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर हूं और कल भी सेकुलर रहूंगा। और सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। सोशल जस्टिस का भी मतलब सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है। बीपी सिंह कोई बैकवर्ड क्लासेस के नहीं थे। बीपी सिंह छत्री थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। आज नीतीश और लालू भी या कोई भी प्रधानमंत्री रहे तो वो कोई मैं आ रहा हूं उस पर, कोई भी नहीं मैं आ रहा हूं। इसलिए सेकुलरिज्म को हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि संविधान के मुताबिक 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स का है, दोनों मिलाकर के 22.5% रिजर्वेशन होता है, और 27% रिजर्वेशन पिछड़ी जाति का है। तीनों मिलाकर के 49% रिजर्वेशन हो जाता है। और संविधान के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्डिक्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और ये लोग जो मांग कर रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री कहते तो किसी को इतराज नहीं होता, वो संविधान के जैसे आप कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री कहते तो किसी को इतराज नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कुछ और कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आरजेडी जेडीयू चोरी करने का उनका इरादा है, और वो चोरी का बेनिफिट लाभ चोरी करने का इलाजा नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं। देखिए, एक बात क्या कहते हैं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होता है। ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ये लालू भी कर रहे हैं, नीतीश भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उसी चीज पे डर फैला रहे थे। रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसी बात पे डर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री डर फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोग आपने जैसा कहा दादरी के मुद्दा को लेकर के मुसलमान को डराना चाहते थे, और भागवत जी के बयान को लेकर के ये लोग जो है दलित और पिछड़ों को डराना चाहते थे। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री ने कभी डराने की बात नहीं कही। प्रधानमंत्री का एक ही मकसद था
विकास डेवलपमेंट है। Okay, और लोकसभा का चुनाव इसी पर लड़े थे और हम बिहार का चुनाव भी इसी मुद्दा पर लड़ना चाहते थे, को एक तरफ जिसको इन रखें लोगों ने डाइवर्ट करने का कोशिश किया था। प्रधानमंत्री पे बहस ना करें, लेट्स पुट द प्रधानमंत्री असाइड, लेट्स टॉक इंस्टेड अबाउट अमित शाह जी। अमित शाह जी कह गए कि अगर आरजेडी जेडीयू की जीत हो तो पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाएगी, और प्रेस के आंखों में this was like saying a vote for Nitish and Lalu ji would be an unpatriotic thing to do, and once again it was a way of communalizing the election. मैं साधारण सवाल पूछूंगा आपको, क्या आप इस तरह की टिप्पणी से सहमत हैं? देखिए, एक बात, यदि अमित शाह जी की बात आप कहते हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ इनकी जीत होगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और पाकिस्तान में जाकर के खुर्शीद आलम जी और क्या मनीष शंकर अय्यर क्या बोलते हैं भारत के प्रति, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? जब लालू यादव कहते हैं कि तो ये नरभक्षी है और इसको काले कबूतर से कटवाना चाहिए, तो आप अमित शाह को मनीष शंकर अय्यर के साथ तोड़ रहे हैं। आपके आंखों में वो इतने गिर गए कि अब सिर्फ मनीष शंकर के मुताबिक नहीं जोड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तारीफदारी खुल करके कर रहा है, तो यदि कोई आदमी कहता है कि उनकी जीत होगी, उस पार्टी की जीत होगी जो पाकिस्तान की तारीफदारी कर रहा है, और वहां फटाका छूटेगा, तो इसमें क्या, ये तो साबित हो रहा है कि जाकर के पाकिस्तान में जाकर के जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे तो साफ साबित हो रहा है। आज के दिन रामविलास जी, टाइम कम है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ साथ ये भी कहूंगा कि बहुत से लोग होंगे ऑडियंस में जो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन टाइम के कारण मैं मानने को तैयार हूं। मैं आगे जाना चाहता हूं, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है। मेरा पहला सवाल ये है, मैं आगे जा रहा हूं सर, मैं आगे जा रहा हूं, टाइम कम है, और इसके लिए हमने त्याग किया है और करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप ये बात को आप बतलाइए, इस बात को बतलाइए कि ये सरकार में गए हैं, 16% वोट जो है यादव का है और 16% वोट मुसलमान का है, तो उनके बन गए 7 मंत्री, इनके बन गए 4 मंत्री, और मुसलमान की बात करते हैं। जब हमने 2005 में कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, तो क्यों नहीं बनाया था? मुझे यह बताइए, यह चुनाव मोदी साहब के नेतृत्व में लड़ा गया, किसी को पता नहीं था कि अगर एनडीए जीते मोदी साहब बिहार का प्रधानमंत्री, बल्कि ये चुनाव बिहार के मुझे सवाल तो पूछने दीजिएगा, मुझे सवाल पूछने दीजिएगा। दिस इलेक्शन वाज फॉट अंडर मिस्टर मोदीज लीडरशिप। किसी को पता नहीं था कि अगर एनडीए जीते मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। शुड यू हैव अपॉइंटेड अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? नहीं, आप बतलाइए कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, और आप दूसरी बात कहते हैं किसी को पता नहीं था कि चुनाव यदि एनडीए जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री होगा। इतना तो तय था कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं पता था कि होंगे कौन, और लोग कह रहे थे कि अगर हम एनडीए को जिता भी दें, नरेंद्र मोदी तो पटना आने नहीं वाले। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि लोगों को पता था कि जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी पटना तो आएंगे नहीं, तो इसलिए सवाल उठता है कि कौन बनना था आपका मुख्यमंत्री, एंड डिड यू मेक अ मिस्टेक नॉट आइडेंटिफाइंग अ चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट? I don't think that we have made any mistake. ये स्ट्रेटेजी होती है। हमने हरियाणा में कहा मुख्यमंत्री तय किया था, हमने कहा क्या कहते हैं कि तय किया था महाराष्ट्र में, हमने कहा मुख्यमंत्री तय किया था झारखंड में। जीत हो जाती है तो लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। अभी छठ पर्व का पूजा हुआ है। छठ एक ऐसा पर्व होता है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करता है, उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है। तो आज जो सूरज डूबता हुआ दिखाई पड़ता है वो सवेरे में उगता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी कभी कभी काम नहीं करती है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी गलत होती है। एक और सवाल कैंपेन के बारे, लोग कहते हैं that if the NDA had campaigned in terms of good governance and development, जैसे आपने 214 में किया था, और आपने कास्ट और रिलीजन की बात नहीं की होती, बीफ और पाकिस्तान की बातें नहीं की होती, तो आप जीत भी सकते थे। जो मुद्दे आपने उठाए वो गलत थे। देखिए, हमने शुरू से कहा, प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा कि हमारा एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट, विकास। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब कोई कह दे कि यह सरकार आरक्षण खत्म करने जा रही है,
तो प्रधानमंत्री को बोलना, प्रधानमंत्री यदि बोलते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आज यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंटॉलरेंस को क्या कहते हैं कि भारत जो है एकता में विविधता है और यहाँ इंटॉलरेंस क्या कहते हैं कि बर्दाश्त क्या कहते हैं कि नहीं हो सकती है। मेरा सवाल साधारण सवाल है, जो गुड गवर्नेंस का मुद्दा था, जो डेवलपमेंट का मुद्दा था, जिसपे आप 18 महीने पहले जीते, उस मुद्दे को आप इस बार खो गए। नहीं, उस मुद्दे को खोते तो प्रधानमंत्री 1,25,000 करोड़ रुपया और पुराना पैसा 40,000 करोड़ रुपया नहीं देते। 1,65,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के नाम पर ही दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके बिहार में डेवलपमेंट के मुद्दा को गौण रखने का कोशिश किया और कास्ट के मुद्दा को, आरक्षण के मुद्दा को और हिंदू मुसलमान के मुद्दा को ये महागठबंधन के लोगों तो ने इसका मतलब है कि जो चाल उन्होंने खेली, आप उनके चाल में फंस गए। उन्होंने चाल खेली और आप उनके चाल में फंस गए। चाल में नहीं फंसते, नहीं, आप हम उनके चाल में, देखिए यदि हम उनका जवाब देते हैं तो उनके चाल में फंसते हैं, यदि हम उनका जवाब नहीं देते हैं तो ये होता कि साहब आरक्षण को खत्म करने की बात क्या कहते हैं कि इन लोगों ने कहा और इन लोगों ने जवाब तक नहीं दिया। हमारा सीधा सा मुद्दा था कि नीतीश कुमार का भाषण देखिए ना, कि 10 साल तक इनकी सरकार थी, 15 साल तक लालू यादव की सरकार थी। बातें छोड़िए, अपने चुनावी भाषण में एक जगह भी उन्होंने बतलाया कि 10 साल में क्या किया। नीतीश जी की बात छोड़िए, लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर गवर्नमेंट, लेट्स लुक टू द फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू आस्क यू, what does this defeat mean for the government? Are you today a weaker government in Delhi? No, I can't say that our government is weak in Delhi. Our government is most strong government and it has shown in the London. You know, you will face a tougher opposition in Parliament. The winter session starts in just 5 days' time. Can you accept that now passing critical bills like GST, land acquisition, real estate has become more difficult? देखिए, जहां तक जीएसटी का मामला है, लैंड एक्विजिशन बिल का मामला है, लोकसभा में हमारा बहुमत है, हम वहां की गारंटी लेते हैं, करते हैं। लेकिन जहां हमारे बहुमत ही नहीं है तो हम राज्यसभा में, तो हम उसकी बात हम क्या कर सकते हैं। और बिहार के बाद वो बहुमत आपको राज्यसभा में मिलने वाली नहीं है। ये तो दूसरा प्रॉब्लम है आपके लिए। जो बहुमत आप राज्यसभा में चाहते हैं बिहार के बाद, वो नामुमकिन हो गई है। नहीं है तो नहीं है तो आप बतलाइए ना कि व्हाट शुड वी डू। वो आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना पड़ेगा और मुल्क को बताना पड़ेगा। नहीं, आप बतलाइए कि यदि नहीं, या तो आप कहिए कि जीएसटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ में है। यदि नेशनल इंटरेस्ट के पक्ष में है और पार्टी के लाइन पर लोग विरोध करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। और नंबर दूसरी बात, so you are saying to me now that you are helpless. ये सारे के सारे, आखिर आप मुझे यही कह रहे हैं ना, that you are helpless. When you say what can we do, it means there's nothing you can do. We are not helpless. You claim you're not weaker, but you're admitting you're helpless. We are strong in लोकसभा. नहीं, देखिए लोकसभा में जब आप लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर के कोई बिल पास होता है तो लोकसभा में हमारी बहुमत है, हम पास करेंगे। राज्यसभा में हमारा बहुमत है ही नहीं तो वीक का और स्ट्रांग का सवाल कहां होता है। My last question, रामविलास जी, what impact will this have on मोदी साहब? हिंदू अखबार के मुताबिक मोदी साहब ने 31 रैलियां एड्रेस की, बल्कि एक हफ्ते में उन्होंने 17 एड्रेस की थी। पूरी इलेक्शन की कैंपेन उनके नाम में हुई थी। अब हार के बाद जितने बुलंद थे, जितने स्ट्रांग और डायनामिक थे, उतने नहीं लगते। आप इतना तो मान जाएंगे that this will have an adverse impact on the prime minister's image? देखिए, एक चौकी हार जाने से युद्ध हारा नहीं जाता है। तो एक सिर्फ बिहार में हार गए इसलिए क्या कहते हैं कि हमारी सरकार कमजोर हो गई और प्राइम मिनिस्टर डिमोरलाइज हो गए, मैं ऐसी बात को नहीं मानता हूं। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि हमारी शुभकामना है इस सरकार के साथ में। अब आप हमसे इस सवाल को पूछते हैं, नीतीश कुमार का बड़ा पोस्टर निकला था कि हम सरकार में आएंगे 35% महिलाओं को आरक्षण देंगे। 29 मिनिस्टर बने हैं, क्या वो महिला बनी है? 2 महिला बनी है। मुझे एक कौन डिपार्टमेंट दिया गया है? एक और सवाल आपसे पूछूंगा प्रधानमंत्री के बारे। लोग कहते थे बिहार के चुनाव के पहले कि नरेंद्र मोदी जी सुपरमैन जैसे,
लेकिन बिहार के बाद लोग कह रहे हैं कि सुपरमैन आम आदमी बन गया। ये है इम्पैक्ट उनके इमेज पे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कल भी सुपरमैन थे और आज भी सुपरमैन हैं, और फिर आगे आने वाला 2019 के चुनाव में भी सुपरमैन ही रहेंगे। ये सब टेम्पोररी चीज है, बिहार की जनता महसूस करेगी, अभी नहीं 6 महीने के बाद। और मैं तो समझता हूं कल गांधी मैदान का आपने भीड़ देखा था कि नहीं देखा था? गांधी मैदान में जो लोग पहुंचे थे और जिस तरीके के मायूस थे, उससे साफ हो गया था कि लोगों में कितना क्या कहते हैं कि उत्साह है, बल्कि लोग अब सोचना शुरू कर दिए हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। उससे ही हौसला लीजिएगा, आप उससे ही हौसला लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपको हौसले की जरूरत है। बट आई वांट टू थैंक यू एंड प्रेज एंड अपलॉड यू for being the first and so far only minister of this government and alliance prepared to face up to these embarrassing questions. For that, I am deeply grateful.